गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे विज्ञान एक का पार्ट 2 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको ड्रोबेराइनर का त्रिक नियम समझाया था। आज हम लोग इसके बाद आने वाला न्यूलैंड का अष्टक नियम देखेंगे और मैं कुछ जानकारी आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में भी दूंगा। इसके पूर्व मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक किताबें नहीं खरीदी है और कॉपियाँ नहीं ली हैं वो लोग किताबें और कॉपियाँ जल्द से जल्द खरीद लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं उनकी रेगुलर तरह से नोट्स बना सकें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी स्कूलों का ऑनलाइन टीचिंग शुरू हो गया है और मैं नहीं चाहता कि हम लोग उनके कंपैरिजन में पीछे रहें। हो सकता है आपके दोस्त लोग ही और अच्छे से पढ़े और जब परीक्षा चालू हो और परीक्षा चालू होने के बाद आप लोग पीछे ना रहे, इसलिए पूर्व तैयारी से ही और आज से ही और अभी से ही आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब ये वीडियो मैं आपको YouTube चैनल पे भेज रहा हूँ तो आप उसको कृपया डाउनलोड करके रख लीजिए। और डाउनलोड करने से ये फ़ायदा होगा कि हमें ऑफलाइन होने के बाद भी उसे कंटिन्यू देखते रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको हम लोग मन चाहे 1 2 3 4 बार जब भी चाहे एक ही वीडियो को देख सकते हैं और इसके लिए आपको इसके बाद बार बार देखने के लिए कोई डेटा भी खर्च नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। ईस्वी सन 1800 के आसपास हमें पता है कि केवल 30 ही तत्वों की खोज हुई थी, जानकारी मिली थी और आज की तारीख में कुल 118 तत्व की खोज की गई है। जिन वैज्ञानिकों ने तत्वों की खोज की उन तत्वों का वर्गीकरण उनके विभिन्न गुणधर्म के अनुसार किया गया। तो तत्वों का प्रारंभ में वर्गीकरण आपको जैसे पता है कि धातु, अधातु और धातु सदृश इन 3 विभागों में किया गया था, परंतु वैज्ञानिकों के अन्य पद्धतियाँ खोजने का प्रयास किया। और जैसे कि आपको मैंने बताया है कि हमें 3 वैज्ञानिकों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। पहले हमारे डोबेराइनर का त्रिक नियम, दूसरे हैं हमारे न्यूलैंड का अष्टक नियम और तीसरे वैज्ञानिक जो कि बहुत ज़्यादा जिनके बारे में हमें जानकारी है वो है हमारे मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो डोबेराइनर का त्रिक नियम इसके पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया है ही, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि और थोड़ा विस्तार में और अच्छे से मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो सन 1817 की बात करते हैं, जब डोबेराइनर, यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने किन्हीं 3 तत्वों के बारे में जानकारी दी। उन 3 तत्वों को उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा और उसका जो मध्य तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होता है। यह नियम डोबेराइनर ने हमको समझाया। अब मान के चलते हैं कि वह 3 तत्व हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के ये Li, Na और K, यह 3 संकेत हैं। ये 3 संकेत आपको इसी प्रकार लिखने हैं। तो पहला तत्व है हमारा लिथियम। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान यदि हम लोग देखें तो वो है 6.9। सोडियम दूसरा तत्व है, उसका परमाणु द्रव्यमान देखें तो उसका परमाणु द्रव्यमान है 23.0 और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान है 39.1। यह 3 तत्व हमको आरोही क्रम में लगाए। हमने यदि इन तीनों तत्वों को आरोही क्रम में लगाए तो मान के चलते हैं कि हमारा पहला तत्व है ये A, दूसरा तत्व है B और तीसरा तत्व है C। तो पहला लिथियम और तीसरा तत्व पोटेशियम, दोनों को मिलाकर, दोनों को जोड़कर इनका जो योगफल आए उनको 2 से यदि हम लोग विभाजित करते हैं यानी भाग देते हैं तो इसकी औसत आती है
हमारा दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान, जो कि है 23.0, यानी इसका उत्तर हमें 23.0 आना चाहिए। तो यही तत्वों के आधार पर देखते हैं सामने। डोबेराइनर के त्रिज्यीय नियमानुसार पहला तत्व लिथियम और तीसरा तत्व पोटेशियम को जोड़कर यदि संख्या 2 से विभाजित किया जाए तो हमें औसत या मध्य तत्व सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के लगभग समान आती है। तो मान के चलते हैं कि हम लोग औसत निकाल रहे हैं अभी, तो लिथियम और पोटेशियम दोनों का परमाणु द्रव्यमान हमको जोड़ना है। लिथियम का 6.9 है और पोटेशियम का 39.1 है। दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हम लोग को उसका योगफल मिल रहा है 46.0। दोनों को 2 से भाग देना है। दोनों को भाग देने के बाद हमको यहाँ पे उत्तर मिलता है 23.0, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। यह है हमारे परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, जो कि इसके मध्य वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के एकदम बराबर आया है। इससे यह सिद्ध होता है कि डोबेराइनर का त्रिक नियम एकदम सत्य था और इसी के ऊपर बाकी अन्य तत्वों के बारे में भी खोज की गई। इसमें हमें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। इसमें आपको बताया गया है कि इसमें भी इसके मध्य के तत्व का मध्य तत्व की औसत जो है वो इसके 2 आसपास वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की औसत होती है। और तीसरा यदि हम लोग उदाहरण लेते हैं तो आपकी किताब में आप लोग देख रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दिया गया है। तो इसमें जो मध्य तत्व है ब्रोमीन, इसकी जो औसत आती है वो अन्य 2 तत्वों को मिलाकर, क्लोरीन और आयोडीन को मिलाकर आपको प्राप्त हुई है। तो इसके अनुसार जो डोबेराइनर का त्रिक नियम है वो एकदम सही चल रहा था, परंतु इसके उपरांत जो नए तत्व समूह हमें मिले उनके अनुसार त्रिक का जो नियम है वो तीनों संख्याओं में मध्य संख्या जो हमको औसत प्राप्त करा के देती थी वो अन्य तत्वों में वो यह नियम लागू नहीं हो पाया और इसमें ही हमारे वैज्ञानिक डोबेराइनर असफल रहे। तो असफल रहने के बाद हमारे अगले वैज्ञानिक आए, उनका नाम था न्यूलन। न्यूलन ने अष्टक नियम बनाया और अष्टक नियम उनका प्रसिद्ध हुआ सन 1866 में। सन 1866 में हमारे अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलन ने किन्हीं 8 तत्वों को आरोही क्रम में रखा और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म यह पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। अब देखिए कि पहला तत्व और 8वां तत्व ये दोनों के परमाणु द्रव्यमान के गुणधर्म एक जैसे ही होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं वीडियो में थोड़ा सा स्टॉप देता हूँ और मैं थोड़ी सी बाहर की आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारे पास एक संगीत की साधना में एक विकल्प है जिसको हम लोग जानते हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। यह 8 सुरों में सा दोबारा आया हुआ है, तो मान के चलते हैं कि हमारा पहला तत्व सा है और आखिरी 8वां तत्व आने वाला वो भी सा ही होगा। तो जैसे एक नाम सा से हमको पता चलता है कि वही दोबारा रिपीट हो रहा है और उसी से बाकी संगीत की रचना की गई है। ये 7 सुरों से ही संगीत की रचना हुई है। तो हमारे न्यूलन का कहना भी यही है कि जैसे पहला तत्व सा यदि हम लोग शुरू करते हैं तो उसके बाद आने वाला 8वां तत्व सा ये भी उसका सा का ही प्रतिनिधित्व करता है और उसी के गुणधर्म वो बताता है। तो न्यूलन ने इस समानता की तुलना करते हुए संगीत के अष्टक से ही गुणधर्म बताए पहले और 8वें तत्व के। तो न्यूलन का कहना यह था कि पहला और 8वां आने वाले सभी तत्वों में पाए जाने वाली समानता को अष्टक का नियम कहेंगे।
यानी कि पहला तत्व और आठवां तत्व आप लोग को एक जैसी समानता प्रदान करते हैं। तो देखते हैं सामने क्या लिखा है। इसमें हमने एक उदाहरण लिया है, जैसे कि आपको पता है संगीत के स्वर सा रे ग म प द नी। ध्यान से देखिए, ये 7 ही स्वर हैं। तो ये 7 स्वर आने के बाद हमारा अगला स्वर आता है सा। सा स्वर पे जहाँ से हमने पहला तत्व शुरू किया था, ये तत्व हैं लिखे हुए हैं। मैं पूरे तत्व आप लोग को पढ़ के बताता हूँ। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज। यह सब तत्व के अनुसार ऐसे पूरे 56 यानी 56 तत्वों का वर्गीकरण न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में किया हुआ था। जहाँ से पहले तत्व के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, यह है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से आने वाला आठवां तत्व होगा फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो न्यूलैंड का कहना यह था कि हाइड्रोजन का गुणधर्म फ्लोरीन के गुणधर्म के साथ मिलता है, यानी दोनों पहले और आठवें तत्व में समानता है। जैसे कि हम लोग दूसरा तत्व लेते हैं हमारा लिथियम। तो लिथियम यह मान के चलते हैं कि यह हमारा पहला तत्व है। यह पहले तत्व के साथ अनुसार इसके उपरांत आने वाला आठवां तत्व देखते हैं कौन सा है। यदि लिथियम पहला तत्व है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिथियम के जो गुणधर्म हैं वो सोडियम के गुणधर्म के साथ एकदम समांतर होंगे। यदि बेरिलियम लेते हैं तो बेरिलियम के बाद आने वाला आठवां तत्व मैग्नीज होगा। बोरॉन लेते हैं तो बोरॉन के साथ आने वाला आठवां तत्व एल्यूमिनियम होगा। कार्बन लेते हैं तो कार्बन के बाद आने वाला आठवां तत्व सिलिकॉन होगा। और नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस होगा। ऑक्सीजन के साथ सल्फर होगा। ये सभी पहले और आठवें तत्व के गुणधर्म एक जैसे ही हैं, इसीलिए इनको ऊर्ध्वाधर स्तंभों के अनुसार रचा गया है। तो यदि हम लोग यहाँ पे मैग्नीज की बात करते हैं, यहाँ मान के चलते कि हमारा पहला तत्व है, तो मैग्नीज के बाद आने वाला आठवां तत्व कौन सा होगा। मैग्नीज 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब मैग्नीज और कैल्शियम ये दोनों तत्व के गुणधर्म एक जैसे होंगे। तो न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार ये दोनों तत्व एक जैसे ही समान गुणधर्म वाले तत्व हैं और इनमें समानता होगी। परंतु इसके उपरांत आने वाले क्रोमियम, टाइटेनियम और मैग्नीज ये जो तत्व हैं, ये बाकी के गुणधर्म एक जैसे समान होते हुए नहीं दिखा पाए। ये हैं न्यूलैंड के नियम की त्रुटि, जो कि अभी हम लोग सामने देखेंगे। न्यूलैंड का नियम केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू हुआ, जहाँ तक हमने अभी यहाँ पे स्टॉप किया है। और ज्ञात सभी तत्वों को स्तंभों में समाविष्ट करने के लिए कुछ स्थानों पर 2-2 तत्वों को भी रखा गया। जैसे कि मैग्नीज के उपरांत हमें यहाँ पे आने वाला तत्व मिलता है आयरन, जिसको हम लोग Fe से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है कोबाल्ट और निकेल। तो क्लोरीन का गुणधर्म कोबाल्ट और निकेल शो कर रहा था, मतलब दिखा रहा था। तो यहाँ पे 2 तत्वों को रखा गया, कोबाल्ट और निकेल, परंतु उनके गुणधर्म एक जैसे नहीं होने के कारण वो कालांतर में खोजे गए गुणधर्मों के अनुसार न्यूलैंड के अष्टक नियम को असफल साबित कर रहे हैं। यहाँ पे 2 तत्व नहीं होने चाहिए। देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी एक ही तत्व आगे आएगा और वही न्यूलैंड के अष्टक के नियम को सिद्ध कर सकता था। लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल के आने की वजह से यह नियम असफल साबित हुआ और खोजे गए तत्वों के गुणधर्म के अनुसार न्यूलैंड के अष्टक नियम में लागू नहीं हो पाया। यह था न्यूलैंड के नियम की त्रुटि। इसके उपरांत हमारे तीसरे वैज्ञानिक सामने आए, जिनका नाम था मेंडेलीव। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ईस्वी सन 1869 से 1872 इस काल में मेंडेलीव नामक रशियन वैज्ञानिक ने
तत्वों की आवर्त सारणी विकसित की और यह आवर्त सारणी तत्वों के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया है। इस समय यह साबित हुआ कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी 63 तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित रखने पर बनाई गई थी और इस मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ज़्यादातर सभी तत्वों को इस तरह से रखा गया कि जो एक दूसरे के गुणधर्म समय लगाए गए स्थानों के अनुसार उचित थे। इन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के अनुसार मेंडेलीव ने तत्वों की आवर्त सारणी की रचना की थी। भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के अनुसार मेंडेलीव ने हमें सारणी में तत्वों की रचना इतने अच्छे से समझाई है कि इसके बाद जो हमें आज 118 तत्वों की जानकारी है उन सभी को आधुनिक आवर्त सारणी में लिखा गया। और आधुनिक आवर्त सारणी के शुरू होने के पहले मेंडेलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई उसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पे बताई गई थी और वो विशेषताओं के अनुसार ही बाकी के तत्व रचे गए। तो इसके बाद आने वाली जो भी आवर्त सारणी है और विशेषता हैं हम लोग हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी तक जितना वीडियो मैंने आप लोग को समझाया है वो पूरा वीडियो आप लोग एक दो बार और अच्छे से समझ लीजिए। इसके उपरांत मैंने आपको वीडियो के साथ हमारे ग्रुप में कुछ PDF फ़ोटो सेंड की हुई है। ये जो आज मैंने आपको वीडियो बताया है वो वीडियो आपको वो PDF फॉर्म में मिल जाएंगी। वो PDF फॉर्म में मिलने के बाद आप उसको जैसे कि वैसे अपने नोट्स में उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये पूरा ये पूरी जानकारी आप लोग हम अपने पास लिख कर रखिए और डेली पढ़ते रहिए। थैंक यू।